14-15 बरस की कच्ची उम्र में पक्के जुर्म की ऐसी शातिराना मनसूबाबंदी कि अदालत ने मीडिया पर दुनिया के सामने असल नाम जाहिर ना करने की पाबंदी लगा दी। जज के मुताबिक तजुर्बाकार फिल्म डायरेक्टर और स्टोरी राइटर भी ऐसा स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता। ये वाकया इस कदर खतरनाक है कि सस्पेंस और सनसनी से भरपूर इस वाक़े से मुताल्लिक अदालत के हुक्म की वजह से फिल्म बनाने पर भी पाबंदी है। उनतीस जून, मैनचेस्टर, इंग्लैंड। ये एक गर्म दिन का इख्तिताम था। चंद मिनट पहले सूरज भी आखिरी हिचकी लेकर गुरूब हो चुका था। मलगत जैसा अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। दो नौउम्र दोस्त दरख्तों के दरमियान बने रास्ते पर एक साथ चल रहे थे। एक लड़के ने चलते चलते अपनी रफ्तार आहिस्ता की और फिर रुक गया। दूसरा दोस्त भी रुक तो गया, लेकिन उसे समझ ना आ सकी कि इसका दोस्त क्यों रुक गया है, क्योंकि पार्क तो अभी काफी दूर था। उसने सवालिया नजरों से अपने दोस्त की जानिब देखा। रुक जाने वाले लड़के ने संजीदा नजरों से अपने दोस्त की जानिब देखा, फिर अपना बायां हाथ उसके कंधे पर रखकर कहा, मुझे माफ करना जॉन, मगर ये जरूरी था। फिर दूसरे ही लम्हे उसने बिजली की सी तेजी से अपना दायां हाथ जेब से निकाला और हाथ में मौजूद खुला हुआ चाकू दोस्त के सीने में घुसेड़ दिया। दोस्त के मुंह से ओ की आवाज निकली, मगर इतनी देर में चाकू दोबारा उसके पेट में घुस चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा, दरख्त झूमने लगे और फिर धीरे धीरे सब कुछ थमता चला गया। चाकू मारने वाले दोस्त ने अफसुर्दा नजरों से अपने मकतूल दोस्त की तरफ देखा, गोया कि उसे ये सब कुछ करने पर गहरा अफसोस हुआ हो। 20 मिनट तक तड़पते रहने के बाद जख्मी लड़के की आंखें बुझने लगीं। चाकू मारने वाला दोस्त उदास नजरों से अपने दोस्त को तड़पते हुए देखता रहा। 20 मिनट तक उसकी जान निकलने का इंतजार करने के बाद उसने जेब से मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल मिला दी। उसने कहा, हेलो पुलिस, एक सर फिरे चाकू बरदार पागल ने हमारा पीछा किया। हम भागने लगे, वो पागल चाकू पकड़े हमारे पीछे पीछे दौड़ने लगा। उस पागल ने चाकू मारकर मेरे बेहतरीन दोस्त को कत्ल कर दिया है और वो पागल शख्स चाकू मारकर फरार हो गया है। 5 मिनट बाद पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां हूटर बजाती वहां पहुंच चुकी थी। रेस्क्यूअर ने मरने वाले नौजवान की धड़कन चेक की जो कि डूब चुकी थी। फिर उसने उसकी नब्ज टटोली तो उसे जिंदगी के मध्यम से आसार मालूम हुए। वो जोर से चिल्लाया, ये जिंदा है, उसे फौरन अस्पताल ले चलो। थोड़ी देर बाद उस लड़के को इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर पहुंचा दिया गया, जहां उसके 3 ऑपरेशन हुए और वो गया सचमुच मौत के मुंह में पहुंचकर वापस निकलने में कामयाब हो गया था। चाकू मारने वाले लड़के का नाम मार्क था और जख्मी होने वाले लड़के का नाम जॉन था। मार्क की उम्र 16 साल थी, जबकि जॉन उससे 2 साल छोटा 14 बरस का था। होश में आने पर जॉन ने बताया कि उस पर हमला किसी पागल ने नहीं बल्कि मार्क ने किया था। पुलिस ने फौरन मार्क को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश का आगाज कर दिया। पुलिस ने जब मार्क को अदालत के सामने पेश किया तो मार्क ने बगैर किसी हिचकिचाहट और झिझक के अपना जुर्म तस्लीम कर लिया। ये एक ओपन और शट केस था, लेकिन ये केस इतना सादा भी नहीं था, बल्कि ये इस कदर खौफनाक असरात रखने वाला केस था कि जज ने केस ट्रायल के दौरान अखबारात और मीडिया चैनल्स पर केस से जुड़े अफराद के असल नाम दुनिया को बताने पर पाबंदी लगा दी। और जज ये कहने पर मजबूर हो गया कि कोई हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर और स्टोरी राइटर भी ऐसा स्क्रिप्ट नहीं बना सकता। और इसके साथ साथ वहाँ के फिल्म इंडस्ट्री पर भी पाबंदी आयद कर दी गई कि वो इस वाक़े पर कोई फिल्म भी नहीं बना सकते, ताकि ऐसे खौफनाक वाक़यात का असर और लोगों पर ना पड़े। ये सारी कहानी चाकू मारने वाले वाक़े से 4 माह पहले शुरू होती है। मार्क एक मुतवस्सित घराने का लड़का था। वो स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ एक मकामी रेस्टोरेंट पर डिशवाशर की मुलाजमत करता था। मार्क अपने मुस्तकबिल के हवाले से कुछ ज़्यादा पुरुमीद भी नहीं था। उसके वालिदैन ने उसे एक कंप्यूटर ला दिया था। अब इंटरनेट पर कंप्यूटर के साथ वक्त बसर करना मार्क का महबूब मशगला था।
उसका सबसे बेहतरीन मशगला जो उसके हाथ आया वो था मुख्तलिफ चैट रूम्स में जाकर वहाँ के लोगों की बातें पढ़ पढ़ कर इंजॉय करना। उन दिनों टच मोबाइल फ़ोन, फेसबुक और यूट्यूब नामी किसी शय का वजूद नहीं था। इंटरनेट सिर्फ कंप्यूटर पर चलता था। लोग इंटरनेट के ज़रिए मुख्तलिफ चैट रूम्स में जाकर कीबोर्ड पर टाइपिंग के ज़रिए लिख लिख कर गपशप लगाते थे और यही इनकी तफरीह होती थी। मार्क को एक चैट रूम बहुत पसंद था क्योंकि इस चैट रूम के मेंबर्स अपनी गुफ्तगू के मौज़ूआत से मकामी अफराद लगते थे। ये एक मकामी इलाके के लोगों का चैट रूम था जिस पर 180 के करीब लोग मौजूद थे। वो सब एक दूसरे से मज़े मज़े की गपशप लगाते थे। शुरू में मार्क कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर सिर्फ इस चैट रूम के मेंबरान की गुफ्तगू पढ़ पढ़ कर इंजॉय करता रहता था। फिर उसने एक मरतबा फैशन से मुताल्लिक किसी बहस में हिस्सा लिया और उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। मार्क अक्सर इस चैट रूम में ही नजर आने लगा। वो अब अपना ज़्यादातर वक्त और पूरा दिन इसी चैट रूम में गुजारने लगा। उसे इस चैट रूम के मौज़ूआत और लोगों की बातें इतनी अच्छी लगने लगीं कि इसको गोया इस चैट रूम की लत लग गई। रफ्ता रफ्ता मार्क इस चैट रूम का सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र बन गया। मार्क को ये चैट रूम इस कदर पसंद था कि उसकी पढ़ाई भी अब मुतासिर होने लगी। एक रोज़ चैट रूम में जॉन ने एंट्री की। जॉन की उम्र 14 बरस थी और वो अपने अंदाज़े गुफ्तगू से खासा सुलझा हुआ लड़का था। वो एक मुहज़्ज़िब, तहज़ीब याफ्ता और समझदारी से बात करने वाला लड़का था। जॉन का ताल्लुक भी मैनचेस्टर ही से था, लेकिन वो मार्क के घर से काफ़ी फासले पर रहता था। जॉन अपनी माँ के साथ रहता था और उसको अपने घर पर तमाम सहूलियात मुयस्सर थी। जॉन की माँ ने उसको हर चीज़ फराहम कर रखी थी। उसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी सिवाय उसके बाप के। बात यह नहीं थी कि जॉन का बाप मर चुका था, बल्कि मामला यूं था कि उसकी माँ को भी ठीक तरीके से इल्म नहीं था कि जॉन का बाप उसका कौन से वाला बॉयफ्रेंड है। उसकी माँ जूते बदलने से पहले बॉयफ्रेंड तब्दील कर लेती थी। बेराह रवी की ज़िंदगी गुजारते जॉन की माँ के बैक वक्त 5-6 अफराद के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे और जॉन किसकी औलाद था ये खुद उसको भी पता नहीं था। अपने नामालूम बाप की कमी ने जॉन की तबीयत और मिजाज में उदासी भर दी थी। वो हर वक्त डिप्रेस्ड और उदास रहता था। जॉन की माँ ने उसे कंप्यूटर ला दिया और यूं जॉन अपने गम को कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में भूलने की कोशिश करने लगा। उसका ज़्यादातर वक्त इंटरनेट पर गुजरने लगा। मार्क की तरह वो भी मुख्तलिफ चैट रूम्स की सैरें करता रहता, लेकिन ये चैट रूम इस कदर पुरलुत्फ था कि मार्क और जॉन दोनों इस चैट रूम में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने लगे। इस चैट रूम में एक रिचल नाम की लड़की भी मौजूद थी। एक रोज़ मार्क को इसी चैट रूम के मेंबर रिचल नामी लड़की का प्राइवेट मैसेज रिसीव हुआ जिसमें उसने सिर्फ हाय बोला था। मार्क ने भी उसको हाय कहा और यूं इन दोनों के माबैन गुफ्तगू का आगाज़ हो गया। चंद रोज़ तक एक दूसरे से गपशप के दौरान रिचल ने मार्क को बताया कि वो भी मैनचेस्टर ही में रहती है। रिचल ने बताया कि यहाँ एक जॉन नाम का लड़का भी मौजूद है जो कि बहुत मुहज़्ज़िब और सुलझा हुआ है। यूं मार्क और जॉन रिचल की वजह से एक दूसरे से आशना हुए और तीनों एक अच्छे दोस्त बनकर चैट रूम में वक्त गुजारने लगे। उन तीनों ने इस मेन चैट रूम के साथ साथ अपना एक प्राइवेट चैट रूम भी क्रिएट कर लिया जिसमें मार्क, जॉन और रिचल सिर्फ 3 दोस्त ही मौजूद थे। रिचल का ताल्लुक भी उसी शहर से था और वो 16 बरस की थी और एक जिम ट्रेनर बन रही थी। धीरे धीरे मार्क रिचल की मासूम बातों के सहर में मुब्तला होकर उसका असीर होता चला गया और उसे रिचल से देखे बगैर ही मोहब्बत हो गई। उस वक्त सिर्फ कीबोर्ड को टाइप करके ही एक दूसरे से गुफ्तगू होती थी। रिचल और जॉन की मोहब्बत सर चढ़कर बोल रही थी। इस प्राइवेट चैट रूम के तीसरे मेंबर जॉन को भी इल्म हो चुका था कि मार्क और रिचल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मार्क और रिचल घंटों तक कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठकर कीबोर्ड के ज़रिए लिख लिख कर अपने दिल का हाल एक दूसरे को सुनाते थे। लेकिन फिर एक दिन एंट्री होती है केविन नाम के लड़के की। केविन एक लापरवाह, गैर संजीदा, लाउबाली तबीयत और दूसरों पर नज़र रखने वाला लड़का था। उसने अपना नाम ही स्टॉकर यानी ताड़ू रखा हुआ था। केविन बहुत पुरस्कार सा था। वो अक्सर सबको कहता रहता था कि मेरा काम ही सीसीटीवी की तरह सब पर नज़र रखना है। केविन की बातों को जॉन और मार्क ने कभी संजीदा नहीं लिया। उसकी बातों से लगता था कि वो तवज्जो तलब करने का ख्वाहिशमंद है, इसलिए वो ऊट पटांग बातें करता रहता है।
रिचल और मार्क एक दूसरे के मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके थे। फिर एक रोज दोनों ने 4 रोज बाद संडे के दिन मुलाकात का प्रोग्राम तय किया। मगर फिर कुछ अजीब सा हुआ। मार्क को केविन की जानिब से एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें पुरस्कार केविन ने मार्क को बताया कि वो रिचल और मार्क के अफेयर के बारे में सब कुछ जानता है। केविन ने दावा किया कि उसके इतने ज़राए हैं कि वो रिचल को गायब भी करवा सकता है। ये सुनकर मार्क को केविन पर गुस्सा तो आया ही, लेकिन अंदर से वो कुछ डर सा भी गया, क्योंकि केविन का बर्ताव कुछ अजीबोगरीब और पुरस्कार सा था। मार्क ने रिचल को बताया कि केविन नाम का शख्स तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये जानकर भी रिचल ने इस मामले को ज़रा भर भी अहमियत नहीं दी। उसका कहना था कि वो कोई बेवकूफ़ सा शख्स होगा जो इस तरह की फजूल कोई कर रहा है। रिचल ने बताया वो तो केविन नाम के किसी शख्स को जानते तक भी नहीं। रिचल की बातों से मार्क को भी कुछ हौसला हुआ और उसने भी उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। फिर आखिर मुलाकात का दिन आ पहुंचा। मार्क खूब तैयार होकर सच संवर कर मुकर्ररा वक्त पर पार्क जा पहुंचा, जहां उन दोनों का वक्त तय था। मगर 4 घंटे गुजर जाने के बावजूद रिचल ना आई। मार्क बहुत परेशान हुआ कि आखिर रिचल क्यों नहीं आ सकी। वो घर पहुंचा और चैट रूम में ऑनलाइन होकर रिचल को ढूंढने लगा, मगर रिचल कहीं दिखाई नहीं दी। इसी दौरान मार्क को एक प्राइवेट मैसेज रिसीव हुआ जो कि केविन की जानिब से था। उसमें लिखा था कि केविन ने रिचल को अगवा करवा लिया है। ये सुनकर मार्क हक्का बक्का रह गया। उसने केविन से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया है? तो केविन ने बताया, उसे लोगों के पाँव देखना बहुत पसंद है। उसे लोगों के पैरों को देखने से बहुत राहत महसूस होती है। उसने मार्क को ऑफर की, अगर तुम चाहो तो मैं रिचल को छोड़ सकता हूँ। मार्क ने पूछा, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? केविन ने कहा, कुछ ज्यादा नहीं, बस अपने पाँव की फोटो खींचकर मुझे भेज दो। ये सुनकर मार्क के वजूद में एक अजीब सी सनसनी सी दौड़ गई, क्योंकि केविन वाकई एक स्टॉकर साइको साबित हो रहा था। मार्क ने केविन से पूछा, अगर वो अपने पैरों की फोटो बनाकर केविन को भेज दे तो क्या वो वाकई रिचल को छोड़ देगा? केविन ने हामी भर ली। मार्क ने अपने पैरों की फोटो बनाई और उसे केविन को भेज दिया। केविन ने मार्क के पैरों की फोटो देखकर कहा उसकी तस्कीन हो गई है, इसलिए वो रिचल को अभी रिहा कर देगा और वो खैर खैरियत से घर पहुंच जाएगी। अगले रोज रिचल के बहुत से मैसेजेस मार्क को रिसीव हुए। उसने रोते हुए लिखा कि केविन एक अजीब सा शख्स है, उसका रवैया किसी जहनी मरीज जैसा है। वो रिचल के पाँव देखता रहा और फिर मार्क की जानिब से उसके पैरों की तस्वीर भेजने के बाद उसने रिचल को रिहा कर दिया और वो घर पहुंच गई। साथ ही केविन ने उसे ये धमकी भी दी थी कि अगर उसने किसी को इस वाक़े के बारे में बताया तो वो उसको कत्ल कर देगा। खौफजदा रिचल ने घर में भी किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो चंद घंटों के लिए किसी के हाथों अगवा हो गई थी। रिचल ने मार्क का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा किया कि उसने अपने पैरों की फ़ोटो भेजकर रिचल की जान बचा ली। अब रिचल ने मार्क से कहा वो उसके घर आ जाए ताकि वो मिल सकें और रिचल गले लगकर मार्क का शुक्रिया अदा करेगी। मगर फिर अगले रोज़ रिचल कहीं नज़र नहीं आई और फिर कभी भी ऑनलाइन नहीं हुई, क्योंकि उसे कत्ल कर दिया गया था। उसके कत्ल की इतला यूं मिली कि मार्क जैसे ही चैट रूम में ऑनलाइन हुआ तो ग्रुप के सभी लोग एक लड़की के कत्ल बारे गुफ्तगू कर रहे थे। सब यही कह रहे थे कि एक चैट रूम के मेंबर ने एक लड़की को पहले अगवा किया, फिर उसको कत्ल कर दिया। मार्क इन चहमगोइयों और अफवाहों से बहुत परेशान सा हुआ। उसके अंदर अंदेशे पलने लगे। उसने जॉन से भी पूछा, क्या तुमने रिचल को कहीं ऑनलाइन देखा? लेकिन जॉन ने भी लाइल्मी का इजहार किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात ग्रुप में फैलती ही चली गई कि जिस लड़की को कत्ल किया गया वो रिचल ही थी। इसके बाद केविन भी कभी ऑनलाइन नहीं हुआ, वो छुप गया था। रिचल की इस दर्दनाक मौत का सुनकर मार्क की हालत बहुत ख़राब हो गई। वो बहुत शदीद और गहरे दुख में मुब्तला हो गया। उसे ज़िंदगी बेमकसद मालूम होने लगी और वो शदीद डिप्रेशन में चला गया। इसी दौरान जॉन मार्क को दिलासा देने के लिए उसके घर आया और दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले। जॉन मार्क को रिचल के गम से निकालने के लिए उससे बार बार मुलाकातें करता रहा। वो उसको बाहर ले जाता, उसका मन बहलाता और उसको वापस रूटीन की तरफ लाने की कोशिशें करने लगा। मार्क और रिचल की कभी मुलाकात नहीं हुई थी,
लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता एक माह बाद मार्क की हालत संभलने लगी और वो रफ्ता रफ्ता अपनी पहली जैसी रूटीन की तरफ लौटने लगा। मार्क और जॉन की दोस्ती गहरी होती गई और ज़िंदगी रूटीन पर वापस आ गई। वो दोनों दोबारा से चैट रूम में एक्टिव होने लगे। फिर रफ्ता रफ्ता मार्क संभल गया। फिर एक रोज़ ग्रुप में मौजूद एक 42 साल की औरत जेनेट ने मार्क से हेलो हाई की। उसने मार्क को बताया वो एक रियल एस्टेट एजेंट है। कुछ रोज़ बाद जेनेट ने इंकशाफ किया कि वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी की सीक्रेट एजेंट है। उसकी ड्यूटी है कि वो ऐसे अफराद को तलाश करे जो दिल जान से अपने मुल्क की खातिर कुछ करने की उमंग रखते हों। इसलिए वो ग्रुप में आम लोगों की तरह शामिल होकर अपने मतलब के अफराद तलाश करती है। मार्क ने उससे पूछा क्या वो भी इंटेलिजेंस को ज्वाइन कर सकता है। यह सुनकर जेनेट ने उसे बताया कि वो भी एक सीक्रेट एजेंट बन तो सकता है, लेकिन उसे सीक्रेट एजेंट बनने के लिए खुद को इस जिम्मेदारी का अहल साबित करना होगा। जेनेट ने एक और इंकशाफ भी किया कि इसके दोस्त जॉन का नाम जॉन नहीं बल्कि जेम्स बेल है। ये सुनकर मार्क शशदर रह गया, क्योंकि उसे दोस्त होकर भी जॉन के इस राज का इल्म नहीं था। जेनेट ने इंकशाफ करके जॉन को मज़ीद हैरत में मुब्तला कर दिया कि जॉन एक निहायत ही कीमती नौजवान है और दुनिया के कई मुल्क जॉन को हासिल करना चाहते हैं। मार्क ये सब सुनकर हैरत ज़दा रह गया, क्योंकि वो तो जॉन को एक आम सा लड़का समझ रहा था। लेकिन 42 साल के इंटेलिजेंस एजेंट जेनेट इसके बारे में कुछ और ही इंकशाफ कर रही थी। मार्क के पूछने पर कि आखिर जॉन इतना अहम क्यों है, जेनेट ने बताया कि वो इस राज और इस सवाल का जवाब तब देगी अगर मार्क खुद को इस बात का अहल साबित कर दे कि वो वाकई इंटेलिजेंस और खुफिया इदारे में बतौर सीक्रेट एजेंट काम करने का अहल भी है। जेनेट ने उसको यकीन दिलाया कि अगर वो कुछ टास्क मुकम्मल करे तो उसको 8 मिलियन पाउंड की न सिर्फ सैलरी मिलेगी बल्कि उसको अपने मुल्क इंग्लैंड की खिदमत करने का भी मौका मिलेगा। वो सीक्रेट एजेंट बनकर मुल्क व कौम का हीरो बन सकता था। मार्क को जेनेट की बातों पर कभी भी शक नहीं गुजरा, क्योंकि जेनेट ने कई मर्तबा अपने सीक्रेट एजेंट होने के सबूत दिए थे। उसको यहाँ तक मालूम होता था कि जॉन ने आज क्या पहना हुआ है और कौन कौन आज उससे मिला था। मार्क जेनेट से बुरी तरह मरूब हो चुका था। जेनेट ने उससे मुल्क और कौम से वफादारी और राजदारी का हल्फ लिया कि वो कभी किसी को अपने सीक्रेट एजेंट होने के बारे में नहीं बताएगा। जेनेट ने मार्क से कहा कि वो एक दिन के लिए जॉन को बतौर बॉडीगार्ड प्रोटेक्ट करे, ताकि जेनेट और सीक्रेट सर्विस के अफसरान को अंदाज़ा हो सके कि मार्क किसी काबिल है कि नहीं कि उसे कोई मिशन दिया जा सके। जेनेट ने मार्क को बताया कि कल जॉन यानी जेम्स बेल के साथ पूरा दिन बतौर बॉडीगार्ड गुजारना है, लेकिन खबरदार कि जॉन को भी इल्म ना हो सके कि तुम उसको बतौर बॉडीगार्ड प्रोटेक्ट कर रहे हो। जेनेट ने बताया कि सीक्रेट सर्विस के दूसरे लोग भी मुख्तलिफ बहरूप में उनके इर्द गिर्द ही होंगे। अगले रोज़ मार्क ने स्कूल से वापसी पर पूरा दिन जॉन के साथ गुजारा। जॉन ने मार्क को बताया कि आज उसने डेंटिस्ट के पास जाना है। मार्क ने भी जॉन के साथ जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। जॉन ने हामी भर ली। वो दोनों डेंटिस्ट के पास गए, फिर वहाँ से मॉल गए, शॉपिंग की, घूमे फिरे और पूरा दिन एंजॉय किया। शाम को मार्क जॉन से अलविदा होकर अपने घर आया और ऑनलाइन हो गया। जेनेट ने उसको बताया कि सीक्रेट सर्विस के लोग उन दोनों पर नज़र रखे हुए थे और मार्क ने अपनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से सर अंजाम दी है और जॉन तक को शक नहीं होने दिया कि वो उसका बॉडीगार्ड बनकर उसकी हिफाजत करता रहा है। जेनेट ने बताया कि उसकी रिपोर्ट सीक्रेट सर्विस के आला हुक्काम को भिजवा दी गई है। फिर फाइनली जेनेट ने मार्क को जॉन के बारे में वो राज बताया जिसे सुनकर मार्क हैरत से शशदर रह गया। जेनेट ने मार्क को बताया कि समंदर की गहराइयों में एक ऐसी तिजोरी मौजूद है कि जिसके बारे में दुनिया के चुनिंदा ममालिक ही जानते हैं और इस तिजोरी में 568 बिलियन पाउंड्स का खुफिया खजाना मौजूद है। जेनेट ने बताया कि क्वीन एलिज़ाबेथ के हुक्म पर इस तिजोरी को समंदर से बाहर निकालने की बजाय समंदर के अंदर अंदर ही खोलने का फैसला किया गया है, मगर ये तिजोरी पूरी दुनिया में सिर्फ जॉन की बॉडी स्कैन होने की सूरत में ही खुल सकती है। जेनेट ने बताया कि जब जॉन की बॉडी को समंदर के अंदर मौजूद खुफिया तिजोरी के सामने लाया जाएगा तो उसमें लगे स्कैनिंग के आलात जॉन के जिस्म को स्कैन करेंगे, जिसके बाद ही तिजोरी खुल सकती है। यही वजह है कि कई मुल्क जॉन को हासिल करना चाहते हैं ताकि उसको स्कैन करके तिजोरी में मौजूद 568 बिलियन पाउंड्स के खुफिया ख़जाने को निकाल सके।
जेनेट ने मार्क को बताया कि अब वो वक्त आ गया है कि मार्क वो आखिरी टेस्ट भी पास कर ले जो एक सीक्रेट एजेंट पर वतन के लिए करके दिखाना फ़र्ज हो जाता है। जेनेट ने उससे कहा कि इससे पहले कि कोई और जॉन को अगवा कर ले या उसको मार कर उसकी बॉडी हासिल कर ले, ज़रूरी है कि जॉन को कत्ल कर दिया जाए ताकि उसकी बॉडी को समंदर की गहराइयों में ले जाकर स्कैन करके तिजोरी को खोला जा सके। जेनेट ने मार्क को कत्ल करने का आखिरी टास्क दे दिया। इसके बाद वो लंदन जाकर न सिर्फ क्वीन एलिज़ाबेथ से मुलाकात कर सकेगा बल्कि टोनी ब्लेयर और दीगर आला ऑफिशियल से भी उसकी मुलाकात होगी। उसके बाद उसको 80 मिलियन पाउंड की तनख्वाह का पहला चेक भी दिया जाएगा। जेनेट ने मार्क को एक खुफिया नंबर भी दिया कि ये उसका खुफिया नाम है। साथ ही जेनेट ने मार्क को बताया कि वो एक चाकू अपने पास रखे और कल मौका पाकर जॉन को कत्ल कर दे, लेकिन अगर प्लान में कोई तब्दीली की गई तो वो 6969 का कोड याद रख ले। ये ऐसा कोड होगा कि जिसको कहीं से भी देख या सुनकर वो मिशन को मुलतवी कर देगा और जॉन को कत्ल नहीं करेगा। जेनेट ने बताया कि दीगर सीक्रेट्स एजेंट्स भी उनके इर्द गिर्द होंगे और प्लान की मुबैना तब्दीली की सूरत में उसको 6969 के कोड की आवाज़ सुनाकर या फिर उसको किसी पर्ची पर लिखकर मार्क तक पहुंचा दिया जाएगा। ऐसी सूरत में मार्क जॉन यानी जेम्स बेल को कत्ल नहीं करेगा। जेनेट ने कहा वो एक पुलिस ऑफिसर के रूप में सबसे पहले क्राइम सीन पर पहुंचेगी और उसको गिरफ्तार होने से बचा लेगी, क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट है और मुल्क के लिए एक खुफिया मिशन पर है। और फिर यही हुआ। मार्क ने जॉन को चाकू मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस को इत्तला दी और जेनेट का इंतज़ार करने लगा। उसके बाद पुलिस आई, जॉन बच गया और उसने होश में आकर बताया कि मार्क ने ही उस पर चाकू के वार किए थे। जॉन के बयान के बाद पुलिस ने मार्क से उसकी वजह दरियाफ्त की तो वो निहायत इत्मीनान से बोला कि मुझसे पूछने की बजाय जेनेट से पूछो, क्योंकि मुझे जेनेट ने ही ये मिशन दिया था। पुलिस वाले सीक्रेट एजेंट जेनेट का सुनकर हैरान रह गए कि वो आखिर कौन है। और फिर उसके बाद सामने आई वो हकीकत कि जिसने सबको दंग कर दिया। पुलिस और जज ने दांतों में उंगलियां दबा ली और सब सकते के आलम में हक्के बक्के रह गए। मार्क के बयान के बाद जब तशवीश हुई तो जॉन की जानिब से इंकशाफात का सिलसिला शुरू हो गया। उसने बताया कि जेनेट नाम की औरत कभी थी ही नहीं, ना ही रिचल थी, ना ही केविन और ना ही इस चैट रूम में मौजूद 180 लोगों का कोई वजूद था। जॉन ने बताया कि उसने ही ये चैट रूम क्रिएट किया था। वो अकेला ही 180 अफराद बनकर इस चैट रूम में बातें करता था और ख़ुद ही जवाब देता था। फिर जब मार्क ने इस चैट रूम को ज्वाइन किया तो उसे मार्क बहुत अच्छा लगा और वो उससे मोहब्बत करने लगा। फिर उसने मार्क की कुर्बत हासिल करने के लिए रिचल नाम की लड़की को तख्लीक किया और उसकी आईडी बनाई और मार्क से बातें करने लगा। मगर मार्क रिचल से कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गया तो मैंने केविन को तख्लीक किया और उसके ज़रिए रिचल को अगवा करवा कर मार्क से तावान में उसके पैरों की फ़ोटो मंगवाई। फिर रिचल को रिहा कर दिया। जॉन रिचल से बहुत प्यार करने लगा था तो मुझे लगा कि इस मामले को ख़त्म हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने केविन के ज़रिए रिचल को कत्ल करवा दिया। और ग्रुप के जो लोग रिचल और केविन की बातें कर रहे थे वो सब भी मैं ही था। मैं ही 180 अफराद बनकर चैट रूम में बातें करता था। लेकिन रिचल के कत्ल के बाद जॉन खुद को मुजरिम महसूस करने लगा तो उसने जेनेट को तख्लीक किया और मार्क को सीक्रेट टास्क देकर पूरा दिन मार्क के साथ गुजारा। जॉन को अंदर ही अंदर शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था कि वो मार्क के जज्बात से यूं खेल रहा है, इसलिए उसने खुद को सज़ा देने का फैसला किया और जेनेट बनकर मार्क को अपने ही कत्ल की सपारी दे डाली। जॉन ने कहा कि मैंने हिफाजत के तहत 6969 का कोड भी तरतीब दिया कि अगर मेरा इरादा बदल जाए तो मैं खुद ही मुंह से 6969 बोल दूंगा और मार्क कत्ल नहीं करेगा। लेकिन जब मार्क ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, सॉरी दोस्त, मगर ऐसा करना ज़रूरी है, तो मैंने कत्ल हो जाने का फ़ैसला किया। मैं चाहता था कि जब मैं मरने लगूं तो मेरे आखिरी अल्फाज ये हों, मार्क, आई लव यू माई ब्रदर। नाज़रीन, ये वो हकीकत थी कि जिसको सुनकर खुद मार्क भी हैरत से गूंगा बनकर रह गया। वो फटी फटी आंखों से जॉन की तरफ देखता का देखता रह गया। उसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फटने के करीब हो गई। ये सारा वाक़या सुनकर मार्क को कत्ल करने के जुर्म में सज़ा हुई, लेकिन कम उम्र होने की वजह से उसको 8 माह बाद ही रिहा कर दिया गया। फिर उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया
जॉन को अपने ही कत्ल की प्लानिंग करने और उस पर अपने आप को कत्ल करने के जुर्म में सज़ा हुई, लेकिन उसको भी कम उम्र और नाबालिग होने की वजह से जल्दी छोड़ दिया गया। अदालत के फैसले के मुताबिक इन दोनों के आपस में मिलने जुलने, बातचीत करने और इंटरनेट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। मीडिया पर इस वाक़े के असल नाम सामने लाने पर पाबंदी रही और आज भी दुनिया उन दोनों को जॉन और मार्क के नाम से ही जानती है।